सैनी शिक्षण संस्थान का 75वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान की दी बधाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़े स्तर पर दी गई जिम्मेदारियां। सीएम विंडो और समाधान शिविर के लिए एनिमेटेड सिटीजन हुए नियुक्त। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से हुई नियुक्तियां। सिरसा के अलाहाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। रोडवेज बस की टक्कर से 2 महिला समेत 3 की मौत। तेज रफ्तार और लापरवाही से बस दौड़ाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। यमुनानगर में फिरौती न देने पर घर पर फायरिंग। विदेश में बैठे गैंग के ऑपरेट कर रहे वेंकट गर्ग ने ली जिम्मेदारी। कई लोगों से फिरौती मांग चुका है गैंगस्टर। कुंडरी के गांव कौल में करनाल पटियाला हाईवे की हाल बदहाल। टूटी सड़कें, गहरे गड्ढे और उड़ रही है धूल। लोग परेशान। गुस्साए ग्रामीणों ने सरसा ब्राज नहर पुल पर लगाया जाम। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय सैनिक शिक्षण संस्था के 75वें स्थापना वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने शिक्षण संस्था के समर्पण भाव से शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे सराहनीय योगदान के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, शिक्षण संस्था ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के गौरवपूर्ण 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। गत 10 मई 1941 को इसी शहर की एक चौपाल में सैनी प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई संस्था महात्मा ज्योतिबा फूले के कर्म ही पूजा है के संदेश पर चलते हुए 75 वर्षों बाद आज ये सोसाइटी एक वट वृक्ष बन चुकी है। उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से संस्था के लिए 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की और सैनी शिक्षण संस्था द्वारा रखी गई सभी 4 मांगों को यथासंभव पूरा कराने का आश्वासन दिया। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शिक्षण संस्था को 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा सदन को लोकार्पण तथा सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज सैनी एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी ये ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। इस सोसाइटी ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं सैनी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा समर्पण भाव से शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने उद्यमियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी क्षेत्र में औद्योगिक विकास की नई गति देने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इसी क्रम में साहा इंडस्ट्रियल एरिया के साथ लगती करीब 2600 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित भूमि पर नया इंडस्ट्रियल एरिया और लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही पास ही रेलवे द्वारा फ्रंट टर्मिनल बनाने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। इंडस्ट्रियल एरिया, लॉजिस्टिक पार्क और फ्रंट टर्मिनल एक साथ विकसित होने से न केवल उद्यमियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि क्षेत्रीय औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने महेंद्रगढ़ आवास जयराम सदन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और इस मीटिंग में उन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने पूर्व सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव के चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सेवा पखवाड़ा मनाना है। आज ये महेंद्रगढ़ विधानसभा की बड़ी बैठक हो रही। भारत के ऐसे हीरा के लाल हैं, भारत मां के भाल हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया था तो लोग ये कह रहे थे और जो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता अपने आप को कहलाते हैं, वाकई वो विपक्ष के नेता हैं। वो भारत विरोध के नेता हैं और हीराबा नरेंद्र भाई मोदी की जो पूज्य माता जी हैं, 100 साल की होकर के लीला समाप्त हुई है। मेरा ये सौभाग्य है, मैंने 20 बार उनके चरण छुए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। हिसार जिले के नारनौद क्षेत्र में भारी बारिश से त्रस्त ग्रामीणों को राहत देने के लिए विधायक जस्सी पटवार ने तत्परता दिखाई। उन्होंने हिसार कमिश्नर अशोक गर्ग और अन्य अधिकारियों के साथ मसूदपुर, सिंधाड़, खानपुर और गुराना गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। विधायक पेटवाड़ ने जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान को प्राथमिकता बताते हुए अपनी विधायक निधि से 51 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी करने की घोषणा की। ये धनराशि गांव में पानी निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कराने में खर्च की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को पाइपलाइन की खरीद और कार्य को तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। जल भराव के कारण नारनौंद की स्थिति पूरे उत्तर भारत के साथ साथ खराब है और नारनौंद के हालात तो इसलिए भी हैं क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में 3 महीने पहले से नारनौंद और मैम का कुछ इलाका, भिवानी का कुछ इलाका बाढ़ से प्रभावित और पिछले दिनों यहाँ बारिश ज्यादा हुई। बारिश ज्यादा होने के कारण खानपुर, सिंधड़ और गुराना में भी पानी भरा हुआ। तो आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनकी मदद हमें सरकार की तरफ से, प्रशासन ने जितना भी संसाधन प्रशासन के पास था वो तो लगा दिया, लेकिन सरकार अब जो चीजें पाइपलाइन की बात है, जो इक्विपमेंट्स जो हैं पानी उतारने के, उसकी कमियों की वजह से दिन भर लेट होते जा रहे हैं। फसल तो पहले ही मर ली। अब तो हमें जो चिंता है वो है अगली फसल की बुआई की, भाई गेहूं की बुआई भी हो जाए। और जब गेहूं नहीं बुई, किसान ने मांग के खाना पड़ जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक अन्नदाता को अन्न मांग के खाना पड़े। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और सिरसा के सांसद कुमारी सैलजा ने आज रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर बीजेपी पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार शहीदों की भावनाओं को अनदेखा कर रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि जब यूपीए सरकार थी तब बीजेपी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच न खेलने की मांग करती थी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद वही संबंध बनाए हुए है। आपको बता दें, कुमारी सैलजा रेवाड़ी में कांग्रेस के नया जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। हाल ही में कांग्रेस द्वारा घोषित जिला अध्यक्षों की सूची के तहत प्रवीण चौधरी को रेवाड़ी शहर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। के समय में ये क्या बोलते थे? जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब ये क्या बोलते थे? और आज जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने कहा अपने भाषण में, इन्होंने वहां पर बताया था कि आज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि
किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ में सारा क्रिकेट उनके हाथ में चल रहा है, तो आज क्यों नहीं ऐसी बात उठती है। और जबकि हमारे जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य खुद ये बात उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों तरह के व्यूज हैं। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य समापन हो गया है। अंतिम दिन समुद्र किनारे यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें आहुतियां डाली गईं। इस मौके पर कई गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के समापन समारोह में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, विदेश मंत्रालय में दक्षिण क्षेत्र सचिव नीना मल्होत्रा और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के सचिव अमित अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान बाली और कुरुक्षेत्र को जोड़ने के लिए एक कल्चरल संग्रहालय बनाने पर विचार हुआ। मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि देश के कोने कोने से गीता प्रेमी यहां पहुंचते हैं। वहीं नीना मल्होत्रा ने बताया कि गीता महोत्सव को 40 देशों में मनाने का प्रयास किया जा रहा है और कुरुक्षेत्र के गीता जयंती महोत्सव में विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जो एक लक्ष्य इन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सवों के आयोजन का है कि भगवद गीता जो एक वैश्विक ग्रंथ है, पूरा विश्व इस बात को समझे कि गीता केवल हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ नहीं, गीता पूरे विश्व की आवश्यकता है, गीता पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है। उसी निमित्त से यहाँ इस बार इंडोनेशिया के सुंदर प्रकृति और संस्कृति के दिव्य मिश्रण से युक्त शहर बाली में ये आयोजन हुआ और अच्छी प्रेरणाओं के साथ हुआ। बाली प्रशासन, यहाँ के राज्यपाल, यहाँ की असेंबली और भारत से यहाँ जो CGI हैं उनका सहयोग, इंडियन एम्बेसी का सहयोग और यहाँ जो ICCR है भारत की ओर से उनका सहयोग और विशेष रूप से MEA जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। इंडोनेशिया के बाली में आयोजन हुआ आज उसका समापन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम गवर्नर बाली से हमारी मुलाकात हुई। जो हरियाणा चाहता है, जो देश चाहता है, हरियाणा क्या चाहता है कि बाली और हरियाणा के बीच में जो सांस्कृतिक भाव है, सद्भाव है, और ज्यादा बढ़े। जो कल्चरल सद्भाव और ज्यादा बढ़े, उसके लिए प्रयास जारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, भारत सरकार के थ्रू, कि यहाँ पर एक सांस्कृतिक केंद्र बने बाली के अंदर, और उसी तरह का केंद्र भारत में कुरुक्षेत्र में बने, इस बात के लिए प्रयास जारी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस बात में भी हमारे को कामयाबी मिलेगी। देश के कोने कोने से 200 से ज्यादा गीता प्रेमी डेलीगेट्सों ने हिस्सा लिया और बहुत अच्छे से ये समापन हुआ। I want to say MEA is very happy and proud to be associated with this wonderful initiative of Haryana to take the eternal wisdom, the teachings, the message of Gita all over the world. And I'm very happy that this international celebration this year for the first time has started with Bali, land with which we have a very special cultural connect. So I would like to thank हिसार में पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजेंद्र सिंह ने आदमपुर के उत्सव गार्डन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस सम्मेलन का आयोजन वीर सिंह दलाल ने किया। पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए 15 हलकों में
सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया है। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस यात्रा का मकसद 36 बिरादरी में भाईचारा और एकता कायम करना है। उन्होंने बीजेपी पर जातिगत जहर फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। बाढ़ से प्रभावित किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्हें सरकार से नुकसान का आकलन एक्सप्रेस सर्वे से करवाने और उचित मुआवजा देने की मांग की। वो आपकी बात ठीक है कि जो इसकी प्रेरणा है इस यात्रा की, वो तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की थी वही है। और मुद्दा मुख्यतः और जो यात्रा का नाम भी है वो सद्भाव है, सद्भाव यात्रा। स्वाभाविक सी चीज है कि जो हरियाणा का जो 36 बिरादरी का भाईचारा जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये यात्रा प्लान की गई है, क्योंकि बीजेपी के पिछले 11 साल का जो शासन रहा है यहाँ पे हरियाणा में, उसमें उनकी प्रशासनिक तौर पे या शासन के हिसाब से तो कोई उपलब्धियां हैं नहीं, लेकिन हाँ इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने जो समाज के अंदर एक विषैला माहौल बनाया है, जिसके अंदर भाई को भाई के खिलाफ खड़े करने का एक प्रयास किया है, और उसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। मुख्यतः उसी के खिलाफ ये है। हाँ, जैसे जैसे चलेगा उसमें बाकी सारे विषय जो प्रदेश से संबंधित हैं, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, उसके अलावा ये जो पूरा अग्निवीर का जो है वो है, किसान और कमेरे वर्ग के प्रति जो इस सरकार की उदासीनता है वो इसका हिस्सा रहेगा। और आजकल जो आप पिछले कुछ समय से पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से एक कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, मतलब अराजकता सा का माहौल ऐसा लगता है। पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार के अग्रसेन भवन में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हिसार लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों जैसे हिसार, नलवा, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नारनौद, बावनीखेड़ा और उकलाना से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर रणजीत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया, ये सम्मेलन प्रदेश भर में हो रहे कार्यकर्ता संवाद का हिस्सा है। अब तक कई जिलों में सम्मेलन किए जा चुके हैं और जल्द ही मेवात और अन्य जिलों में भी ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आज हमारा एक रेगुलर जो है ना जी, मैं हर महीने को 5 तारीख को तो आता ही हूँ, ये मेरा 2008 से चल रहा है। आज जो था हमने थोड़ा इसे इस रूप ले लिया कि भी कार्यकर्ताओं का एक वर्कर्स मीटिंग कर लें। तो हिसार जिले के सब कार्यकर्ता थे, पिछले कई दिन से मैं जिले वाइज रख रहा हूँ जी। पहले सबसे पहले यमुनानगर करा, उसके बाद फिर नारनौल करा, फिर कुरुक्षेत्र करा, उसके बाद सरसा करा। अब ये हिसार हमारा 5वां जिला है। बाड़ेरा जिला कांग्रेस कमेटी ने नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील धानक ने ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पगड़ी पहनाकर और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुशील ने कहा कि पार्टी संगठन के विस्तार में संघर्षशील और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आम जनता का कांग्रेस पार्टी पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि जिले में कई अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, जिनके मार्गदर्शन में पार्टी आगे की रणनीति तैयार करेगी और जनहित के मुद्दे को लेकर एकजुट होने का काम करेगी। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सीपीएस रण सिंह मान, पूर्व विधायक सोमवीर सिंह, करनाल सेवानिवृत्त रघुवीर सिंह छल्लर और पूर्व विधायक सुखविंद्र माढ़ी ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, यही कारण है कि प्रदेश में रोजाना किसी न किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। जो आम व्यक्ति की, चाहे वो मजदूर है चाहे किसान, उसकी आवाज को बुलंद करते हैं, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। और आज ये हमारी एक बारडा ब्लॉक की हमने मीटिंग बुलाई और हमने छोटी सी मीटिंग बुलाई थी मेन कार्यकर्ताओं की, लेकिन एक ये जनसभा के तौर में आज लोग उमड़े। ये कांग्रेस पार्टी के पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं
और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी साथी यहाँ आए हैं। और जिस तरह से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पिछले लंबे समय से सत्तासीन है और वो कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग हम लागू करेंगे, 2014 के अंदर कहते थे। यमुनानगर में एक बार फिर से फिरौती की रकम न देने पर एक इमिग्रेशन सेंटर संचालक के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मामला जिले के कस्बा सिधौड़ा का है, जहां फायरिंग करवाने की जिम्मेदारी कुख्यात अपराधी वेंकट गर्ग ने ली, जो कि विदेश में बैठे गैंग को ऑपरेट कर यमुनानगर में कई लोगों से फिरौती मांग चुका है। फिलहाल पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से बातचीत करने के बाद सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं छोड़ा। गैंगस्टर वेंकट गर्ग ने इस एजेंट से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन अब एजेंट ना तो गैंगस्टर का फोन उठा रहा था। कई घंटे सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कोई बदमाश उनके हाथ नहीं लगा। लेकिन घटना के बाद गैंगस्टर वेंकट गर्ग ने जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी जारी किया और कहा कि पुलिस ने उनके साथ एक साथी साहिल को हिरासत में लिया है, जबकि पुलिस किसी भी गिरफ्तारी से अभी इनकार कर रही है। ये जनकराज वगैरह 3 भाई हैं, जो तीनों भाई यहाँ रहते हैं। और इसका जनकराज का लड़का एक नीरज है, जो पहले चंडीगढ़ और यहाँ में से एजेंट का काम करता था, लड़कों को बाहर भेजने का काम करता था। लेकिन वो करीब 1-1.5-2 महीने से वो दिल्ली जाके इस प्रकार का काम कर रहा है, जो बच्चों को ट्यूशन देता है और काफ़ी पैसों का लेना देना करता है। तो उसके पास होडल में दिगंबर जैन मंदिर समिति के तत्वावधान में रविवार को क्षमावाड़ी महापर्व के उपलक्ष्य में शहर भगवान महावीर जी शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा से पहले जैन धर्मशाला में स्वागत समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में होडल के साथ साथ आसपास जैन समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। जैन समाज के लोगों ने इस पर्व का शुभारंभ जैन धर्मशाला के प्रांगण में किया। इस मौके पर समाज के लोगों की ओर से कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों और बाहर से आए समाज के लोगों का पगड़ी और पटका पहनाकर स्वागत किया गया। हमारे यहाँ होडल में जैन समाज का कार्यक्रम हुआ। क्षमावाणी पर्व के उपलक्ष्य में सभी दूर दराज के लोगों को समाज को बुलाया गया, जिसमें पुराना पलवल आदि समाज के लोग उपस्थिति दी है, जिससे मेले की और शोभा को बढ़ाया गया है। और हमारे इस कार्यक्रम में क्षमावाणी पर्व के उपलक्ष्य में सभी को सम्मानित किया गया है। अदर संस्था भी हमारे सहयोगी इसमें सम्मिलित हुई है, इससे बहुत अच्छा लगा। क्षमावाणी पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी से कहना चाहूंगा कि पूरे शहर ने हमारा सहयोग करा है। पूरे शहर में जगह पानी की व्यवस्था रखी गई थी, ठंडाई की व्यवस्था रखी गई थी और फ्रूट्स वगैरह की व्यवस्था रखी गई थी। इसमें सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ कि आगे भी ऐसे आयोजन होते हैं, समाज को बढ़ावा मिलता रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,